नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य की रूपरेखा और कार्य योजना पर विचार विमर्श करेंगे। 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला पहुंचेगी। कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंची। मृत्यु दर घटकर 2.23% रह गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य की आर्थिक रूपरेखा और कार्य योजना पर विचार विमर्श करेंगे। प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण, ऋण सहयोग और प्रभावी वितरण तथा वित्तीय क्षेत्र की मजबूती के उपायों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श होगा। बैंकिंग क्षेत्र कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित स्थानीय निर्माण इकाइयों को वित्तीय सुविधा और सहयोग देकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप आज अंबाला पहुंच रही है। रफाल की इस खेप में 3 सिंगल सीटर और 2 सीटर विमान होंगे। इन्हें हरियाणा के अंबाला स्थित एयरबेस में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। फ्रांस की कंपनी दसो द्वारा निर्मित इन लड़ाकू विमानों को सोमवार को दक्षिणी फ्रांस के बॉर्डे स्थित मेरिन्याक हवाई अड्डे से रवाना किया गया है। वर्ष 2016 में भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 विमानों की खरीद की थी। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा है कि 10 विमानों की डिलीवरी तय समय के भीतर पूरी कर ली गई है। इनमें से 5 विमान प्रशिक्षण मिशन पर फ्रांस में ही रहेंगे। अगले वर्ष के अंत तक सभी 36 विमान भारत को सौंप दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट। संयुक्त अरब अमारात में अल दफरा हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले राफेल लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर के ऊपर आसमान में ही ईंधन भरकर भारत की तरफ अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा किया। अपने दूसरे चरण में राफेल अल दफरा हवाई बेस से उड़ान भर के भारत पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने राफेल की भारत यात्रा में सहयोग के लिए फ्रांस की वायुसेना के समर्थन की सराहना की है। राफेल की मिशन प्रणाली में वर्तमान और भविष्य के विभिन्न आयुध को एकीकृत करने की क्षमता है। राफेल किटेर और स्कैल्प क्रूज मिसाइल समेत अन्य घातक हथियारों से लैस होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को स्तब्ध करने की क्षमता रखने वाला लड़ाकू विमान है। ये लड़ाकू विमान कुछ विशिष्ट संशोधनों के साथ देश में लाया गया है, जिनमें इसराइली हेलमेट युक्त डिस्प्ले, अत्याधुनिक रडार और कम बैंड के जैमर प्रणाली शामिल हैं। राफेल कई खूबियों वाले रडार वार्निंग रिसीवर, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम जैसी क्षमताओं से भी लैस है। राफेल को बेड़े में शामिल करने से वायुसेना की क्षमता और ताकत में काफी इजाफा होगा। भारतीय वायुसेना ने अपने जंगी बेड़े में राफेल को जोड़ने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी विकसित कर लिया है। आनंद चतुर्वेदी के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पूर्व वायुसेना प्रमुख कृष्णा स्वामी ने कहा कि रफाल भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण विमान साबित होगा। उन्होंने कहा कि विमान एक ही अभियान के दौरान कई भूमिका निभा सकता है। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कहा कि विमान एक ही उड़ान के दौरान आसमान से जमीन और हवा से हवा में मार कर सकता है और दुश्मन के विमानों का भी मुकाबला कर सकता है। It is an aeroplane of a capability which exceeds any other combat aircraft that we have today, as well as it can match any of the Chinese or, for that matter, China, Pakistan. The other is it can do multiple roles on a same mission. That means it can do air defense, launch missiles. It can also carry a ground attack on a same mission without having to come back. And the airplane can stay in air for a long time, and it can be refilled in mid-air. It's got also various very advanced sensors, infrared and radar and scanning systems, and they're all integrated to guide the pilot towards the mission. It can carry fairly heavy weapon load, as much as about 9 tons, and or carry variety of range of missiles, air-to-surface missiles.
भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करने के बाद इन विमानों का पश्चिमी अरब सागर में तैनात नौसेना के जलपोत आईएनएस कोलकाता से संपर्क स्थापित हुआ। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64.51% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.23% रह गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 35,286 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 9,88,029 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 48,513 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 15,31,669 हो गई है। इनमें से 5,09,447 का इलाज चल रहा है। एक दिन में 768 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से मृतकों की संख्या 34,193 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 4,08,855 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 1,47,43,740 नमूनों की जांच की जा चुकी है। फिलहाल देश में 1,316 जांच केंद्र हैं, जिनमें 906 सरकारी और 410 निजी क्षेत्र के जांच केंद्र शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर दिल्ली में सबसे अधिक 88.83% है। इसके बाद लद्दाख, हरियाणा, तेलंगाना और असम का स्थान है, जहां स्वस्थ होने की दर 73% से अधिक है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत 64.51% से अधिक है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का स्थान है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। देश में इस समय कोविड रोगियों में से करीब 70% महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर मिराज स्थित 100 साल पुराने अस्पताल में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को रखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन के प्रयासों से ये सफलता मिली है। महाराष्ट्र के मीरज में अब तक सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों का उपचार किया जाता था, लेकिन बिस्तरों की कमी के कारण कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 125 साल पुराने मिशन वोनल्स हॉस्पिटल में जिला प्रशासन ने मरीजों को प्रवेश देने की सुविधा उपलब्ध कराई है। अस्पताल में मेस्मा अधिनियम के तहत प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञों, चिकित्सकों और आईसीयू विशेषज्ञ कर्मचारियों की एक टीम नियुक्त की जा रही है। कोविड-19 रोगियों को अच्छा इलाज सुनिश्चित करने के लिए इस अस्पताल में सभी नवीनतम परीक्षण और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। अस्पताल को राज्य सरकार के महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत ए रैंक दिया गया है। गरीब और जरूरतमंद इस अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे रोगियों को उपचार पूरा करने के लिए 100 बेड लगाए जा रहे हैं। मीरज से शिवाजी कामले के साथ मुंबई से मैं निवेदिता, आकाशवाणी समाचार मुंबई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 628 नए मामले आने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 29,217 हो गई है। इस दौरान इस संक्रमण से 10 रोगियों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 830 हो गया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के कारण कुछ जिलों में फिर से आंशिक और पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं। पिछले एक सप्ताह से राज्य में हर दिन 1,000 से अधिक लोगों की जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर गई और इस बीमारी से 650 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में
आज 328 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से सबसे ज्यादा 154 मरीज अलवर के हैं। अलवर शहर में कल से 12 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। बूंदी जिले में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया है। जोधपुर शहर में भी रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ और जिले भी प्रतिबंध की ओर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मरीजों की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहाँ जरूरी निर्णय लेने के लिए जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जयपुर के साथ साथ जोधपुर और कोटा में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। कुछ अन्य स्थानों पर भी जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग शुरू किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1376 व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक 29,220 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर राज्य में 67% से अधिक हो गई है। करीब 14,000 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 269 हो गई है। अब तक 4,86,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी जिलों में कोविड-19 की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी अस्पतालों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और प्रत्येक मरीज से नियमित रूप से संपर्क करने का भी निर्देश दिया है। इस बीच राज्य के विभिन्न जांच केंद्रों को 3 लाख रैपिड एंटीजन जांच किट उपलब्ध कराई गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 2,330 हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में पिछले 24 घंटों में 60 नए मामलों का पता चला है। इनमें सर्वाधिक 27 मामले सिरमौर जिले में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 1,234 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। उधर मुख्यमंत्री के उप सचिव कार्यालय की एक महिला कर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उप सचिव सहित कार्यालय के सभी कर्मचारियों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस बीच बाहरी राज्यों से आने वाले आढ़ती और मजदूर भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, जिसके चलते सेब बहुल क्षेत्रों में मजदूर न मिलने के कारण बागवानों को अपनी तैयार फसल की चिंता सता रही है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। त्रिपुरा में कोविड-19 से कल 4 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। इस बीच कल 6,196 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 222 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना के कुल 2,621 मामले सामने आए, जिनमें से 4,287 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,627 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पूरे राज्य में 166 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मिजोरम में कल कोरोना वायरस के 11 नए मामले आने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 395 हो गई है। कल ही 5 रोगी स्वस्थ भी हो गए। सरकारी बयान में कहा गया है कि नए मामलों में असम राइफल्स के 6 जवान और 1 पुलिसकर्मी तथा 4 नागरिक शामिल हैं। अब तक 198 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल 197 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 154 सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और सेनाकर्मी हैं तथा 43 नागरिक हैं। गुजरात सरकार ने राज्य के निजी अस्पतालों के लिए कोविड उपचार शुल्क की सीमा तय की है। ये फैसला निजी अस्पतालों पर कोविड रोगियों से अधिक धन वसूलने की शिकायत मिलने के बाद आया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई दरें निर्धारित शुल्क वाले अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत और भावनगर नगर निगम सीमा में स्थित अस्पतालों को छोड़कर राज्य के सभी निजी अस्पतालों पर लागू होंगी। इस बीच गुजरात सरकार ने मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना बढ़ाकर 200 से 500 रुपये कर दिया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि लोगों को कम कीमतों पर फेस मास्क उपलब्ध कराए जाएं। राज्य में अमूल दूध के सभी विक्रय केंद्र 2 रुपये में सामान्य फेस मास्क उपलब्ध कराएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलनीसामी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य में लॉकडाउन की आगे की स्थिति के बारे में विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य की रूपरेखा और कार्य योजना पर विचार विमर्श करेंगे। 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला पहुंचेगी।
कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंची। मृत्यु दर घटकर 2.23% रह गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई और मास्क के निर्यात नीति में संशोधन किया है। नई नीति के अंतर्गत 2 और 3 परत के सर्जिकल मास्क और चश्मे अब कुछ निश्चित सीमाओं के साथ निर्यात किए जा सकेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 2 और 3 परत वाले सर्जिकल मास्क के लिए 4 करोड़ का मासिक निर्यात कोटा तय किया है। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले चश्मों की मासिक निर्यात सीमा 20 लाख की होगी। सरकार ने देश से फेस शील्ड के निर्यात पर पाबंदी भी हटा ली है। मुंबई में बृहन मुंबई नगर निगम, नीति आयोग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से संचालित सीरो सर्वे के आरंभिक दौर के परिणाम कल जारी कर दिए गए। परिणामों के अनुसार झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के 57% और आवासीय सोसाइटी के 16% लोगों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सप्ताह में 2 दिन की पूर्णबंदी 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य में प्रत्येक सप्ताह 2 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। लॉकडाउन ज्यादातर शनिवार और रविवार को लागू किया जाएगा। राज्य में अगली पूर्णबंदी कल बृहस्पतिवार को लागू होगी। इस दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक और निजी परिवहन बंद रहेंगे। खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी, खेती-बाड़ी से संबंधित कार्य, राज्य के भीतर और एक दूसरे राज्य में सामानों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रूमाटोलॉजी विभाग की डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की साफ सफाई की सलाह दी है। Only thing which helps is social distancing or physical distancing. Along with it, you have like hand hygiene, washing your hands very frequently, and cough etiquettes like while coughing or sneezing, just cover your face and nose. Use tissue paper or cloth, or if you don't have anything, you can just cough into your elbows. भारतीय लोक स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि भारत कोविड-19 के मामले में दुनिया के और देशों से बहुत बेहतर स्थिति में है। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल में श्वसन रोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नितेश चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 1800-115767 और 112331-4444। हैशटैग AskAIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष का लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी को भूगर्भ विज्ञान क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान विशाखापत्तनम के डॉक्टर वीवीएस शर्मा और ध्रुवीय तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के डॉक्टर रविचंद्रन को ध्रुवीय और समुद्र अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर एस सुरेश बाबू को प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए।
95% से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट mahhsscboard.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध हैं। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ये परिणाम घोषित किया है। राज्य शिक्षा बोर्ड ने बताया कि प्रदेश के सभी 9 डिवीजन में इस साल उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 90 से अधिक है। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि कुल 95.3% छात्र इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के बाद स्थिति बिगड़ी है। पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 36 लोगों की जान गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई सड़कें टूट जाने से वाहनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पिथौरागढ़ और चमोली जिले में भारी बारिश की वजह से मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। उधर बागेश्वर जिले के नागकुली और मुजुकुनिम इलाके में भी 2 मकान गिरने की खबर है। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। जिले में 7 आंतरिक मार्ग मलबा आने से बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। पर्वतीय अंचल में लगातार बारिश के कारण कपकोट में सरीर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली के दुर्गम इलाकों में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि की संभावना व्यक्त की है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 जारी की। एक रिपोर्ट। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या का लगभग 70% हिस्सा देश में है और भारत जंगली जानवरों की प्रजातियों के प्रभावी संरक्षण में दुनिया का नेतृत्व करता है। उन्होंने कहा कि बाघ प्रकृति का एक अनमोल रत्न है और इसकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि वन अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 1973 में देश में केवल 9 बाघ अभयारण्य थे, जो अब बढ़कर 50 हो गए हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत दुनिया में बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए हर सहायता देने के लिए तैयार है। टाइगर रेंज वाले देशों के शासनाध्यक्षों ने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था। इस संबंध में 2010 में देशों ने बाघ संरक्षण संबंधी सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पानी और चारा वृद्धि कार्यक्रम शुरू करने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में बाघों की संख्या बढ़ाना है। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में कहा है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि में वन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ताजा गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 है। देश में 4 वर्षों में इनकी संख्या 741 बढ़ी है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 1973 में जब बाघ परियोजना शुरू की गई थी, उस समय देश में सिर्फ 9 बाघ अभयारण्य थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 50 हो गई है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर वायनाड पर्वतमाला पर स्थित मुदुमलई बाघ अभयारण्य में पर्यटकों को जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत अभयारण्य में पॉलीथीन की थैलियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पर्यटकों को अपने खाने पीने की बची हुई चीजें और उससे संबंधित कूड़ा करकट स्वयं ही अभयारण्य के बाहर ले जाकर फेंकना होगा। 132 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य में 103 बाघ हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मियों को भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए। न्यायाधीश पुष्पा सत्यनारायण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने आज 2010 में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित आदेश को सही ठहराया है। निजी संस्थानों ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और दलील दी थी कि इन संस्थानों को औद्योगिक या व्यावसायिक उपक्रम माना नहीं जा सकता, जहां उन्हें बीमा की सुविधा उपलब्ध होती है।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज सुबह एक थाने में हुए बम विस्फोट में 4 पुलिसकर्मियों सहित 5 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फिलहाल इस विस्फोट के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने से इनकार किया है। हालांकि इससे पहले पुलिस मुख्यालय ने अपनी सभी इकाइयों को ईद उल अजहा से पहले संभावित आतंकी हमले को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया था। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहने और सामान्य बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सामान्य वर्षा होने की भी संभावना है। श्रीनगर में तापमान 20 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। लद्दाख के लेह में दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने का अनुमान है। तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगिट में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में भी बादल घिरे रहने और गरज के साथ वर्षा या धूल भरी आंधी चलने की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुवाहाटी में भी बादल छाए रहने और वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार बारिश होगी। अहमदाबाद में भी वर्षा होने की संभावना है। पटना में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से मैं आरती मल्होत्रा। सऊदी अरब में वार्षिक 5 दिन की हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। विश्व भर में फैले कोरोना वायरस महामारी के कारण हाजियों की संख्या इस बार बहुत कम है। मात्र 1000 मुस्लिम पवित्र शहर मक्का से मीना में इकट्ठा होने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इनमें 30% सऊदी नागरिक होंगे। शेष 70% विदेशी नागरिक होंगे जो सऊदी अरब में रहते हैं। वे वहां रात बिताएंगे और हज की नमाज के लिए कल सुबह अराफात के मैदानों की ओर बढ़ेंगे। सऊदी अधिकारियों ने हज यात्रा के दौरान कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कड़े स्वास्थ्य मानदंड लागू किए हैं। पिछले साल भारत से रिकॉर्ड 2 लाख हाजियों सहित लगभग 25 लाख हाजियों ने हज यात्रा की थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में अभी 1 सप्ताह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगे। प्राचीन नगर अयोध्या में ऐतिहासिक समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के कई पवित्र स्थलों से मिट्टी और जल अयोध्या भेजे जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश के लिए सुविधाओं का सिलसिला जारी रखते हुए पहली बार वहां ऑटोमोबाइल वाहन पहुंचाए हैं। 51 टाटा उत्कृष्ट वाहनों की पहली खेप शुक्रवार को बांग्लादेश के बेनापोल में पहुंची। आगमन की पुष्टि करते हुए भारतीय उच्चायोग की रेलवे सलाहकार अनीता बारीक ने हमारे ढाका संवाददाता को बताया कि 15 पार्सल वैन में लदे ट्रक बांग्लादेश पहुंचे। रविवार को भारत से यात्रा शुरू करने के बाद 14 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये वाहन बांग्लादेश पहुंचाए गए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को एक ट्वीट में रेलवे की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने में रेलवे अग्रणी है। इससे पहले 13 जुलाई को आंध्र प्रदेश से मिर्च लेकर एक पार्सल ट्रेन बांग्लादेश पहुंची थी। एफएमसीजी उत्पादों और 50 कंटेनरों में अन्य वस्तुओं को ले जाने वाली पहली कंटेनर ट्रेन रविवार को बांग्लादेश के बेनापोल रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। देश में यात्री और सामान सेवाओं में उपयोग के लिए सोमवार को भारत ने बांग्लादेश को 10 डीजल इंजन दिए। इन कदमों ने दोनों देशों के बीच रेलवे सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आज बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में लंबे समय से प्रतीक्षित बेंगलुरु लाइफ साइंसेज पार्क की आधारशिला रखेंगे। कल एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडियाकर्मियों को इसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण ने कहा कि 52.27 एकड़ में फैले 90 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले प्रस्तावित पार्क का निर्माण 5,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित इस परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य की रूपरेखा और कार्य योजना पर विचार विमर्श करेंगे। 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला पहुंच रही है। कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंची। मृत्यु दर घटकर 2.23% रह गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।